मन कहीं और लग गया है माँ। कृषि विभाग ने ग्रीष्मकालीन फसलों के बुआई क्षेत्र में हुई प्रगति के आंकड़े किए जारी। धान के क्षेत्र में मामूली कमी तो दालों के क्षेत्रफल में हुआ इजाफा। इस वर्ष 28.51 लाख हेक्टेयर भूमि में हुई धान की बुआई तो 19.86 लाख हेक्टेयर भूमि में बोई गई दालें। श्री अन्न का बुआई क्षेत्र भी बढ़ा। हरियाणा सरकार ने बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण प्रभावित किसानों को दिया मुआवजा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर किए 181 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी मना रही है अपना 30वां स्थापना दिवस। नई दिल्ली स्थित नास कॉम्प्लेक्स में 30वीं वार्षिक आम सभा का आयोजन। अमृतकाल में कृषि शिक्षा शोध व प्रसार के लिए 2047 का रोड मैप और कृषि में उभरती चुनौतियों के बीच कृषि विश्वविद्यालयों को सशक्त बनाना जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा। दिल्ली एनसीआर में बेमौसम बरसात। मौसम ने एक बार फिर से बदली करवट। रविवार की सुबह कई इलाकों में हुई बारिश। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली और इसके आसपास के अधिकांश इलाकों में सोमवार को भी हल्की बारिश की संभावना। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मुख्य समाचार के बाद अब खबरें विस्तार से। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि और किसान कल्याण विभाग ने 2 जून 2023 तक ग्रीष्मकालीन फसलों की बुआई क्षेत्र में हुई प्रगति के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष 2023 में धान का बुआई क्षेत्र पिछले साल के मुकाबले कुछ कम हुआ है। इस बार 28.51 लाख हेक्टेयर भूमि में धान की बुआई की गई है, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा 30.33 लाख हेक्टेयर था। दालों के बुआई क्षेत्र में मामूली वृद्धि हुई है। इस साल दालों का रकबा 19.86 लाख हेक्टेयर रहा, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा 19.11 लाख हेक्टेयर था। मूंग 16.35 रकबे पर बोई गई, जबकि पिछले वर्ष ये रकबा 15.58 था। इस साल काले चने की खेती 3.26 लाख हेक्टेयर भूमि में की जा रही है, जबकि पिछले वर्ष ये रकबा 3.25 था। इसी तरह श्री अन्न एवं मोटे अनाज का बुआई क्षेत्र इस साल बढ़ा है। इस वर्ष 12.10 लाख हेक्टेयर भूमि में श्री अन्न बोया गया है, जबकि पिछले वर्ष ये आंकड़ा 11.73 लाख हेक्टेयर था। वहीं तिलहन के बुआई क्षेत्र में भी कुछ कमी आई है। इस वर्ष तिलहन की बुआई का आंकड़ा 10.26 है, जबकि पिछले वर्ष 11.11 लाख हेक्टेयर में तिलहन की खेती की गई थी। देश में इस वर्ष रबी सीजन के दौरान बेमौसम बारिश एवं ओलावृष्टि के चलते किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। किसानों की हुई इस नुकसान की भरपाई के लिए सरकार द्वारा विशेष कोशिश की गई है। अब हरियाणा सरकार ने राज्य के किसानों को फसल नुकसान का मुआवजा राशि जारी कर दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत देते हुए मार्च व अप्रैल में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण रबी की फसल के नुकसान के लिए 181 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि जारी की है। मुख्यमंत्री ने एक क्लिक से ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से सीधे किसानों के खातों में मुआवजा राशि को ट्रांसफर किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद रहे। जिला उपायुक्त भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने फसल क्षति का विशेष सर्वेक्षण किया था, जिसके अनुसार 18 जिलों में 2.09 लाख एकड़ में फसल की क्षति दर्ज की गई थी। गेहूं, सरसों और तोरैया फसलों के लिए 67,758 किसानों को 181 करोड़ रुपए की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में जारी की गई है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसानों का 100% पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें, ताकि उन्हें समय पर मुआवजा दिया जा सके।
5 जून को राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी अपना 30वां स्थापना दिवस मना रही है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित होने जा रहे अपने स्थापना दिवस को ऐतिहासिक बनाने के लिए राजधानी नई दिल्ली स्थित नास कॉम्प्लेक्स परिसर में 30वीं वार्षिक आम सभा के सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया। अकादमी द्वारा स्थापना दिवस के अवसर पर 2 महत्वपूर्ण चर्चा सत्र आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें अमृतकाल में कृषि शिक्षा शोध व प्रसार के लिए 2047 का रोड मैप और कृषि में उभरती चुनौतियों के बीच कृषि विश्वविद्यालयों को सशक्त बनाना जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञों के द्वारा व्याख्यान दिए जाएंगे। देखते हैं उपी यादव की ये खास रिपोर्ट। कृषि शिक्षा, शोध और अनुसंधान के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साझेदारी के लिए किसानों, वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं को मार्गदर्शन देने वाले भारत के एकमात्र थिंक टैंक के नाम से विख्यात राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी अपना 30वां स्थापना दिवस मना रही है। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी ने इस साल विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित होने जा रहे अपने स्थापना दिवस को ऐतिहासिक बनाने के लिए राजधानी नई दिल्ली स्थित नास कॉम्प्लेक्स परिसर में 30वीं वार्षिक आम सभा के सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया। अकादमी द्वारा स्थापना दिवस के अवसर पर 2 महत्वपूर्ण चर्चा सत्र आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें अमृतकाल में कृषि शिक्षा, शोध व प्रसार के लिए 2047 का रोड मैप और कृषि में उभरती चुनौतियों के बीच कृषि विश्वविद्यालयों को सशक्त बनाना जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञ अपना व्याख्यान देंगे। अकादमी के स्थापना दिवस के मौके पर डीडी न्यूज से बात करते हुए राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर हिमांशु पाठक ने कहा कि अभी तक केवल वैज्ञानिक ही अकादमी के फेलो बनते थे, लेकिन इसमें बदलाव कर पहली बार राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों, कृषि उद्योग, किसानों और मीडिया को भी साथ जोड़ने का काम किया जा रहा है। अभी तक जो हमारा फेलोशिप होता था उसमें केवल जो वैज्ञानिक लोग होते थे उन्हीं को हम उसमें एकेडमी का फेलो हम जो है कि मानते थे, लेकिन अब जो इस बार जो हम एक प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं, जो आज हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी सर्वसम्मति से इसको अनुमोदन मिला है कि इसमें जो हमारे जो टीचर्स हैं जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में काम करते हैं उनको भी जो है कि हम एकेडमी का फेलोज़ के रूप में लेंगे। साथ साथ जो हमारे इंडस्ट्रीज़, खासकर जो एग्रो इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं उनको भी हम साथ में लाना चाहते हैं। जो हमारे मीडिया पर्सन्स हैं जो कृषि क्षेत्र को कवर करते हैं और कृषि क्षेत्र के लिए मीडिया का आज के दिन में योगदान बहुत ही बड़ा है, तो हम उनको भी साथ में लाना चाहते हैं। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी के पूर्व अध्यक्ष व भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा ने कहा कि अकादमी के देश के अलावा बाहर भी फेलो सदस्य हैं जो कृषि क्षेत्र के उन्नयन के लिए काम कर रहे हैं। डॉक्टर महापात्रा ने कहा कि हमने विदेशों में स्थित कुछ विज्ञान अकादमियों के साथ समझौता भी किया है। हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम चला रखे, चर्चा किए हैं और हमारे एमओयू भी किया गया है 7-8 जो बाहर के एकेडमी है, साइंस एकेडमी, सो उनके साथ एमओयू करते हुए वो एकेडमी के साथ विभिन्न पहलू पर कैसे चर्चा करके हमारा जो समस्याएं हैं उसका समाधान कैसे ढूंढा जाए और कुछ इश्यूज है जो पॉलिसी रिलेटेड है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बातें हो रहे हैं उसमें उनका तजुर्बा से कैसे फ़ायदा उठाया जाए, तो ये भी एमओयू के तहत कोशिश किया जा रहा है। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी के उपाध्यक्ष डॉक्टर के.एम. बुजर बरुआ ने कहा कि अकादमी के राज्य स्तर पर भी चैप्टर हैं जो कृषि शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार के लिए काम कर रहे हैं। सभी में रीजनल एक चैप्टर्स है, वो रीजन स्पेसिफिक काम को आगे बढ़ाता है। यहाँ से हम लोगों के साथ टाई-अप होता है, डिस्कशन होता है, डिफरेंट प्रोग्राम्स लाइक जैसे स्कूल चिल्ड्रन को एग्रीकल्चर के ऊपर अवेयर करना, है ना, डिफरेंट ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन बनाना, वो सब कुछ रीजन स्पेसिफिक वे में और रीजनल स्टेशन में अक्रॉस इंडिया वो है हम लोगों का प्रोविजन। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी के सचिव प्रोफेसर के.सी. बंसल ने कहा कि अकादमी के 30वें स्थापना दिवस को यादगार बनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। देश में कृषि शिक्षा व शोध का किसानों को फायदा दिलाने के साथ नीति निर्धारण में सरकारों को सलाह देने के लिए अकादमी का काम सराहनीय रहा है। अकेडमी को बने हुए 30 साल से ज़्यादा हो गए हैं और ये 30वां फाउंडेशन डे हम लोग जून 5 को, जो कि एक वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, उस दिन इसको मना रहे हैं। इसमें बहुत से मुद्दों पर चर्चा होती है, खास करके फार्मर्स वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए, और बहुत से लिंकेजेस हम डेवलप करते हैं नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जिससे कि एग्रीकल्चरल रिसर्च, एजुकेशन, एक्सटेंशन को बढ़ावा दिया जाए और नई नई टेक्नोलॉजीज़ जो जहाँ भी डेवलप हो रही हैं
उनको चलते हुए कोई नई पॉलिसीज़ को अगर बनाने की बातचीत है, प्रपोज करने की बातचीत है टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो हम सब इन चर्चा करते हैं। गौरतलब है कि नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज भारत सरकार से वित्त पोषित एजेंसी है, जिसकी स्थापना 5 जून 1990 में कृषि और संबंधित विज्ञानों में अनुसंधान की सहायता के लिए कृषि वैज्ञानिकों के लिए विचार विमर्श के लिए एक मंच प्रदान करने के अलावा कृषि के प्रचार प्रसार के लिए संगोष्ठियों सम्मेलनों के आयोजन करने के लिए किया गया था। अकादमी के स्थापना दिवस पर हर साल अलग अलग अतिथि आमंत्रित किए जाते हैं। इसी क्रम में इस साल मुख्य अतिथि के तौर पर नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद मुख्य अतिथि हैं और नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम मुख्य वक्ता हैं। कृषि क्षेत्र में देश के एकमात्र थिंक टैंक के नाम से विख्यात राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी अपना 30वां स्थापना दिवस मना रही है। अकादमी ने अपने गौरवशाली इतिहास के दौरान न केवल कृषि शिक्षा, शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण काम किया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मार्गदर्शन देकर भारत की कृषि के क्षेत्र में ख्याति बढ़ाने का महत्वपूर्ण काम भी किया है। मेरे सहयोगी कैमरामैन शैलेंद्र चौहान के साथ मैं उपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। वैश्विक जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच कृषि क्षेत्र में कम होते भूमिगत जल को सहेजने और कम पानी में अधिक उत्पादन लेने की कृषि तकनीकों को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा पर ड्रॉप मोर क्रॉप की थीम को लेकर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें भाग लेने आए इंडस्ट्री के प्रतिनिधि और सूक्ष्म सिंचाई विशेषज्ञ डॉक्टर रघुनाथ प्रसाद से बात की हमारे संवाददाता उपी यादव ने। वैश्विक जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच जल संरक्षण की मुहिम एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में सामने आ रही है। भारत सरकार पर ड्रॉप मोर क्रॉप का कॉन्सेप्ट लेकर आगे बढ़ रही है ताकि राज्यों में जल संरक्षण हो और खेती किसानी में इसका सदुपयोग हो। अभी जल संरक्षण के विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सूक्ष्म सिंचाई विशेषज्ञ डॉक्टर रघुनाथ प्रसाद। रघुनाथ जी, अगर बात करें जल संरक्षण की मुहिम, भारत सरकार ने पर ड्रॉप मोर क्रॉप का जो ये कार्यशाला आयोजित की है, ये कितनी महत्वपूर्ण है? जैसा कि सब जानते हैं कि हमारे पास जो उपलब्ध जल है उसका 85% हम लोग खेती में काम में लेते हैं, और जो विश्व में जो हमारे पास जो यूजेबल वाटर है वो सिर्फ 1% है। तो ये अगर इस आंकड़ों को देखते हैं तो ये संदर्भ बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, और ये जो कार्यशाला आयोजित की जा रही है इसका महत्व और बढ़ जाता है। युवा इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, अभी कितनी ज़रूरत है इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने की और जल संरक्षण के लिए ज़मीनी स्तर पर काम करने की? चूँकि ये तकनीक जो है माइक्रो इरिगेशन, ये बड़ी टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन है, और इसमें दो तकनीक काम में आती है। एक जब हम सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो उसका जो डिज़ाइनिंग या इंजीनियरिंग पार्ट हो गया। दूसरा, सिस्टम लगाने के बाद में किसान को जो सस्य विज्ञान आधारित जो सेवाएं हैं या उनके बारे में जानकारी देना, उस तकनीक का उतना ही जो अडॉप्शन है वो लेवल बढ़ जाता है। तो जो युवाओं के लिए है, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर से है चाहे इंजीनियरिंग सेक्टर से है, अगर इस चीज़ को देखते हैं तो बहुत सारा स्कोप है इस क्षेत्र में। मुख्य केंद्र सरकार की जो योजना है उनमें किस तरह किसानों को ये योजना लागू करवाते हैं आप लोग? कितनी सब्सिडी का प्रावधान है, कितना किसान को देना होता है? अगर सूक्ष्म सिंचाई की बात करें, ये भारत सरकार प्रवर्तित योजना है PDMC या पर ड्रॉप मोर क्रॉप, और राज्य सरकारें इसमें अपना टॉप अप सब्सिडी मिला के अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करती हैं, और राज्य सरकार ही इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होती है हर राज्य की। तो हर राज्य में सब्सिडी स्ट्रक्चर या अनुदान का जो ढांचा है वो अलग अलग तरीके से होता है। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो वहाँ 70% बड़े काश्तकार हैं, उनको इसका अनुदान मिलता है इकाई लागत का, और 75% उसको जो छोटे किसान हैं उनको इसका अनुदान मिलता है। और ज़मीनी स्तर पे जब इसकी बात करते हैं तो क्योंकि राजस्थान राज्य एक मरु प्रदेश होने के नाते वहाँ जो सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र हैं वो आने के बाद में बहुत सारी कायाकल्प हो गया है किसानों का। बहुत सारे ऐसे क्लस्टर बेस डेवलप हो गए हैं जहाँ माइक्रो इरिगेशन और दूसरी योजनाओं का कन्वर्जेंस होने के बाद में ना किसानों की आय 10 से 12 गुना बढ़ी है, अपितु वो अभी जल संसाधन परिपूर्ण क्षेत्र बन गए हैं। तो थे सूक्ष्म सिंचाई विशेषज्ञ डॉक्टर रघुनाथ प्रसाद, जिनका मानना है कि भारत सरकार द्वारा जल संरक्षण की मुहिम के लिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप जैसी योजनाएं चलाने से एक और जहां जल संरक्षण की मुहिम को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है, वहीं दूसरी ओर किसानों को कम लागत में अधिक उत्पादन लेकर आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने का माध्यम भी बन रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन AK के साथ मैं उपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली।
दिल्ली एनसीआर में पल पल मौसम का मिजाज बदल रहा है। दिल्ली एनसीआर में रविवार की सुबह कई इलाकों में बारिश हुई। बारिश के बाद मौसम खुशनुमा हो गया, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। साथ ही तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली और उसके आसपास के अधिकांश इलाकों में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक सफदरजंग, लोधी रोड और एनसीआर के आसपास के इलाकों में हल्की सी मध्यम तीव्रता की बारिश और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। और अब बात करते हैं मंडी भाव की। देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों में भाव। चालू रबी विपणन मौसम 2023-24 के दौरान देश भर में गेहूं की सरकारी खरीद सुचारू रूप से जारी है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मुताबिक 30 मई तक गेहूं की कुल खरीद 262 लाख मीट्रिक टन की हो चुकी है, जो पिछले साल 188 लाख मीट्रिक टन की खरीद की तुलना में 74 लाख मीट्रिक टन अधिक खरीद है। सरकार ने गेहूं की खरीद के लिए 47,000 करोड़ रुपए का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी रखा है, जिससे 21,27,000 किसान पहले ही लाभान्वित हो चुके हैं। देश में सबसे ज्यादा गेहूं की खरीद पंजाब, मध्य प्रदेश और हरियाणा से हुई है। पंजाब से 121,27,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है। वहीं मध्य प्रदेश से 70,98,000 मीट्रिक टन और हरियाणा से 63,17,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद अब तक हुई है। इस साल भारत सरकार ने बेमौसम बारिश की वजह से गेहूं के गुणवत्ता निर्देशों में किसानों को छूट प्रदान की है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो धोराजी और विजयनगर मंडी में गेहूं के सौदे मजबूती के साथ हुए। सावरकुंडला, जयपुर और हापुड़ मंडी में भाव में नरमी देखने को मिली। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 2 जून को लोकवान गेहूं का भाव रहा 2,205 रुपए। 3 जून को इसके भाव में 35 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 2,204 रुपए पर। जबकि राज्य की ही सावरकुंडला मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 2 जून को लोकवान गेहूं का भाव था 2,550 रुपए। 3 जून को इसके सौदे 157 रुपए लुढ़क कर 2,393 रुपए पर हुए। राजस्थान की जयपुर मंडी में 2 जून को गेहूं का भाव था 2,259 रुपए। 3 जून को इसके सौदों में 12 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 2,247 रुपए। विजयनगर मंडी में गेहूं के भाव की बात करें तो यहां 2 जून को गेहूं का भाव रहा 2,200 रुपए। 3 जून को इसके भाव में 165 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 2,365 रुपए। उत्तर प्रदेश की हापुड़ मंडी में शुक्रवार को धारा गेहूं का भाव रहा 2,300 रुपए। 3 जून को इसके सौदे 50 रुपए गिरकर 2,250 रुपए पर हुए। गेहूं की बात करें तो इस साल देश में घरेलू स्तर पर गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान गेहूं की उपज 1,127,43,000 टन अनुमानित है, जो पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 50,01,000 टन अधिक है। शुक्रवार को चने के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। सावरकुंडला और विजयनगर मंडी में चने के सौदों में तेजी रही। वहीं इटावा और जयपुर मंडी में चने के भाव नरम रहे। आवक पर नजर डालें तो इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य बनी हुई है। गुजरात और उत्तर प्रदेश सहित दूसरे राज्यों की मंडियों में 3 जून को चना बिकवाली के लिए पहुंच। भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की सावरकुंडला मंडी में 2 जून को चने का भाव था 4,578 रुपए। 3 जून को इसके भाव में 42 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 4,620 रुपए। राजस्थान की जयपुर मंडी में इस दौरान चने के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 2 जून को चने का भाव रहा 4,478 रुपए। 3 जून को यहां चना
₹53 गिरकर 4,425 रुपए पर बिका। राज्य की ही विजयनगर मंडी में 2 जून को चने का भाव था 4,415 रुपए। 3 जून को इसके सौदों में 105 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 4,520 रुपए पर। उत्तर प्रदेश की इटावा मंडी में इस दौरान चने के भाव में सुस्ती देखने को मिली। 2 जून को यहां देसी चने का भाव रहा 5,430 रुपए। 3 जून को इसके सौदे 30 रुपए लुढ़क कर 5,400 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में भाव की बात करें तो शुक्रवार को अलीगढ़ मंडी में देसी चने का भाव रहा 5,720 रुपए। इलाहाबाद मंडी में चना 5,360 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही लखीमपुर मंडी में इस दौरान चने के सौदे 5,720 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की पैदावार अच्छी होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275,04,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273,02,000 टन उत्पादन की तुलना में 2,02,000 टन अधिक है। वहीं बात चने की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर रबी चने की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। साल 2022-23 के दौरान देश में चने की उपज 135,43,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रख सकते हैं अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। आंध्र प्रदेश में गन्ने की रोपाई कर लें। गन्ने के खेत से खरपतवार निकालें। किसान लाल मिर्च की तुड़ाई कर सकते हैं। वहाँ आम के बागों की देखभाल करते रहें। साथ ही बाजरे की बुआई कर लें। यही तिल की बुआई कर सकते हैं। तिल में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में तिल में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़कें। इसके अलावा धान की नर्सरी तैयार करते रहें। आंध्र प्रदेश में मक्के के खेत से जल निकासी का उचित प्रबंध कर लें। किसान लोबिया की बुआई कर सकते हैं। इसके साथ ही बैंगन की खेती के लिए नर्सरी तैयार करें। वहीं उड़द की बुआई कर लें। तेलंगाना में सोयाबीन की बुआई कर लें। किसान मक्के की बुआई करें। मक्के के खेत में सिंचाई कर ले। इसी तरह अरहर की भी बुआई करते रहें। अरहर के खेत की सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा मूंग की बुआई कर लें। मूंग के खेत में सिंचाई करें। अभी कपास की बुआई करने का समय उपयुक्त है। भिंडी में कीट लगने का अंदेशा बना हुआ है। ऐसे में भिंडी में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव कर लें। तेलंगाना में टमाटर में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। इस समय बैंगन में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का प्रयोग कर लें।
उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और अब कुछ और खबरें खास खबर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल दुर्घटना के संबंध में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बातचीत की और मरम्मत कार्य की प्रगति की जानकारी ली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव घटनास्थल पर लगातार राहत और मरम्मत कार्य की समीक्षा कर रहे हैं। ओडिशा में शुक्रवार शाम हुए भीषण रेल हादसे में मृतकों का आंकड़ा 288 के पार हो गया है। 800 से ज्यादा लोगों का इलाज अस्पताल में जारी है। ओडिशा के बालासोर में रेल हादसे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच की मांग की गई। हैदराबाद में चल रही G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक के उद्घाटन समारोह की शुरुआत ओडिशा में ट्रेन दुर्घटना में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में के ब्लॉक स्थित झुग्गियों में अचानक आग लग गई। आग में 100 से ज्यादा झुग्गियां खाक हो गई। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार। टीवी के साथ बदलते भारत की शान।